अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स मैगजीन के साथ हाजिर हैं। गुज़िश्ता प्रोग्राम में आपने हमारे जो हॉकी फेडरेशन, फुटबॉल फेडरेशन और दीगर खेलों के हवाले से तंजीमी सुकम हैं और जो मुश्किलात हैं खिलाड़ियों को और बैनुल अक़वामी खेलों के तल्लुकात को भी किसी हद तक उसके बारे में गुफ्तगू सुनी। इसमें तौकीर डार साहब ने कहना होगा कूजे में दरिया को बंद किया और वो जो बड़ी तकलीफ दे किस्म की सूरत हाल भी पैदा हुई जब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को महरूम कर दिया गया। जो हमने एक ओलंपिक क्वालिफाइंग राउंड खेलना था, वो FIH ने उससे हाथ खींच लिए, वो मेजबानी वापस ले ली क्योंकि हॉकी फेडरेशन और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड एक पेज पर नहीं है। तो किस तरह इस मुल्क में ये इतना बड़ा इवेंट हो सकता है, ये एक बात हुई। इसके अलावा कुछ दूसरे मामला भी हैं। टॉप पर जो फेडरेशन है, तंजीमें जो है उनकी क्या क्या इस वक्त उनकी मुश्किलात क्या है, उनकी वर्किंग कैसी है, खिलाड़ियों को क्या कुछ करना चाहिए या उनसे क्या हम तवक्को कर सकते हैं। हम बात करेंगे जनाब तारिक कुरैशी साहब से जो कि साबिक क्रिकेटर हैं और उसके साथ साथ ये पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के डायरेक्टर जनरल भी रह चुके हैं। उन्होंने काफी काम किया स्पोर्ट्स की बहाली के लिए, उसकी तरक्की के लिए, उसकी मनसूबाबंदी के लिए। जनाब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब। वो सब हमारे शो में भी हमने ये बात की थी, उस पर मुसलसल बात होनी चाहिए कि क्योंकि क्रिकेट में टेलीविजन राइट्स का, मार्केटिंग का, मनी स्पोर्टिंग, लिहाजा वहां पर भी मसले हैं। लेकिन खसूसियत के साथ ये बताइए कि जो हमारी कौमी फेडरेशन हैं जिसमें हॉकी और फुटबॉल भी शामिल है और दीगर भी एक दो एथलेटिक एसोसिएशन भी है, इनके तल्लुकात जो हैं डोनर जो एक इदारा है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड उससे अच्छे नहीं हैं और कुछ अच्छा है मैं जान ही रहा। अभी एशियन गेम्स हो रही है, वहां पर भी कुछ खिलाड़ी और जो कौमी सतह की फेडरेशन है वो अदम ताउन की शिकायतें कर रही हैं, खबरें कुछ ऐसी आ रही हैं। सूरत हाल क्या है आप जानते हैं, इसमें बेहतरी किस तरीके से हो सकती है? साहब इसमें सूरत हाल इस तरह है कि अलावा क्रिकेट के अक्सर बेशतर जो खेलें हमारे मुल्क में खेली जाती हैं उनमें एक बहुत बड़ा इशू है पैरेलल बॉडीज वाला। पैरेलल बॉडीज का मतलब ये है कि नुमाइंदा जो जमाते हैं, नुमाइंदा ये एसोसिएशन, फेडरेशन, इस तरह की जो बॉडीज हैं जो रिप्रेजेंट करवाने के लिए होती हैं प्लेयर्स को इंटरनेशनल इवेंट्स में और डोमेस्टिक इवेंट्स में, और इनके बगैर आप इंटरनेशनल इवेंट्स में कम से कम अपने मुल्क की नुमाइंदगी नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे जो रिकग्निशन है वो इन्हीं फेडरेशन की, इन्हीं बॉडीज की होती है। अब हमारे जो खेल जो इन्हतात का शिकार है उसकी एक बड़ी वजह पैरेलल बॉडीज है यहाँ पे। यानी आप कोई एक स्पोर्ट्स ले लें, हॉकी ले लें, फुटबॉल ले लें, साइकिलिंग है, बॉक्सिंग है और इस तरह रेसलिंग है, ये जितनी जो गेमें यहाँ पे खेली जाती हैं ऑलमोस्ट इन तमाम में ये मसाइल मौजूद हैं। पैरेलल रिप्रेजेंटेशन है, प्लेयर्स जो है अच्छे प्लेयर्स है वो कुछ इस साइड पे होते हैं मजबूरन, कुछ उस साइड पे, कुछ को स्पॉन्सरशिप इधर से मिल रही होती है, कुछ को उधर से। अगर एक बॉडी डोमिनेट करती है और उसके प्लेयर्स वो खेल जाएंगे और दूसरी बॉडी के जो साथ जो टैग प्लेयर्स हैं वो जितने चाहे वो बेहतर हो और उनसे बेहतर हो जो कि रिप्रेजेंट एक्चुअली कर रहे होते हैं उस वक्त, लेकिन वो नहीं खेल पाते और ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है। ये हमारा एक ऐसा इशू है, इसको सॉर्ट आउट होना चाहिए पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को, तमाम फेडरेशन के लिए, और जो प्रोविंशियल स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट्स हैं उनको, स्पोर्ट्स बोर्ड्स हैं उनको एसोसिएशन के साथ मिल के काम करना है और ये जो पैरेललिज्म है इसको खत्म करना बहुत जरूरी है। मनी मेक्स द मेयर गो, एक तो ये बात है, इसमें कोई शक नहीं कि खेलें जो हैं वो हुकूमत की इआनत के बगैर नहीं चलती। लेकिन हमने गिरदो नवाह में जो हमारे जैसे जिनके हालात हैं उसे देखा है कि कुछ मार्केटिंग हो रही है, हमारे जैसा ही बल्कि हमसे कम सतह का टैलेंट वहां पर मौजूद है, वो कुछ बेहतर ऑर्गेनाइज हो गए हैं। अब देखें जैसे हम देखते हैं ओलंपिक्स है या एशियन गेम्स हैं या दीगर जो इवेंट्स हैं, जिससे प्रो लीग थी हॉकी की, वहां पर सिर्फ कुछ $1000 की वजह से हमारी पार्टिसिपेशन नहीं हुई। मैं नहीं कह रहा कि ये जो इस वक्त लोग बाइख्तियार हैं ये कोई कम दर्जे के हैं या खुदा ना खासा उनमें कोई बेईमानी का एलिमेंट पैदा था, हम ये कह भी नहीं सकते। लेकिन ये कुछ तो ख्याल करना चाहिए, इसमें नेशनल रिस्पेक्ट, नेशनल इंटेग्रिटी, नेशनल इमेज इन्वॉल्व है। क्या कहिए आप? प्रोफेशनलिज्म आने के बाद ये तमाम स्पोर्ट्स वो हैं जिनमें प्लेयर सार्थक कंपटीशन करते हैं और मीडिया की इन्वॉल्वमेंट है और गेट मनीज और वो सारी चीजें इन्वॉल्व होती है, इसमें पैसा बहुत इन्वॉल्व हो गया। उसकी वजह से वो स्पोर्ट्स
जिनमें प्लेयर्स को फाइनेंशियल सिक्योरिटी मौजूद है, उसमें वो प्लेयर्स जाते हैं। ठीक, जैसे कि पाकिस्तान में इस वक्त सिर्फ क्रिकेट है। विक्ट्री जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, यानी प्लेयर्स बच्चे उस तरफ राग़िब होंगे जब आप जीत रहे होंगे। वो टीवी पे देखेंगे जी पाकिस्तान इसमें जीत रहा है, झंडा पाकिस्तान का लहरा रहा है, तो इससे मोटिवेशन होगी। हमारे ये इसी वजह से मुमकिन नहीं हो रहा कि चूंकि प्लेयर्स अच्छे आ नहीं रहे, अच्छे बन नहीं पा रहे, जो भी रीजन है। क्योंकि आप एक सिविल सर्वेंट भी हैं, जरा बड़े धीमे लहजे में मैं कहूंगा, मैं ये सवाल आपसे करूंगा कि जब हम ये देखते हैं कि कोई फेडरेशन या तंजीम है जिसपे कुछ ऐसे लोग जो हैं इस बराजमान हैं जिनके बारे में बज़ाहिर लगता है कि इनको यहां पर नहीं होना चाहिए, कुछ और लोगों को आना चाहिए। अब इसमें क्योंकि हुकूमत सबसे बड़ा इदारा होता है मुल्क में इंतजाम और मनसूबाबंदी करने के हवाले से, उसके फैसले आमतौर पर दुरुस्त होते हैं। ये बताइए कि क्या ये जो फेडरेशन है जहां पर कोई झगड़े हैं, जहां पर कोई अदालतों में केसेस गए हुए हैं, उनको भी देखते हुए क्या कोई ऐसी सूरत हाल हो सकती है कि हुकूमत एक मुदब्बराना कदम उठाए और वन फॉर ऑल जहां बहुत सारे मसले मसाइल वो हल कर रही है, इस सभी तवज्जो दे के अपना एक रोल अदा करते हुए इसको रवाना करने के लिए वहां पर कोई ऐसी साजगार सूरत हाल पैदा करे कि खेल हमारी चल निकले और बुरे इमेज ना जाए? क्या कहेंगे आप? जी राय साहब, आपकी बात बिल्कुल बजा है। ये ऐसा ही है। हम जो है वो गवर्नमेंटल लेवल पे जैसे पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड की मैं आपको हवाला देता हूँ, ये कंटिन्यूअस एफर्ट जारी रहती है कि इनको एक टेबल पे बिठाया जाए, और ये नागुज़ीर है, ये एसोसिएशन फेडरेशन नागुज़ीर हैं, जैसे कि मैंने पहले अर्ज किया कि इनके बगैर प्लेयर को नुमाइंदगी नहीं दी जाती। बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल पे अगर प्लेयर ने मुल्क को रिप्रेजेंट करना है तो वो इन फोरम्स के थ्रू करना है। तो एक तो ये बिल्कुल हमारा रोल भी है गवर्नमेंटल साइड पे, जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है और जो प्रोविंशियल स्पोर्ट्स बोर्ड्स हैं, ये इनका बिल्कुल काम है और ये काम चल रहा है, काम हो रहा है, कोशिश की जाती है कि ये इन पैरेलल बॉडीज के जो लोग इनको नुमाइंदे हैं उनको एक टेबल पे बिठाया जाए और जो प्लेयर है उसको मेरिट पे खिलाया जाए, ना कि उसकी किसी बॉडी के साथ एफिलिएशन की बेसिस पे खिलाया जाए। ये कंटिन्यूअस एफर्ट है जो चलती रहती है और इसमें बहुत गुंजाइश है बेहतरी की। अभी आपकी बात बजा है, इसकी वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। बिल्कुल फाइनेंशियल रीजंस हैं, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी वजह है और इस पर बिल्कुल काम होना चाहिए और हो भी रहा है। आ जाते हैं हम, जरा आपका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी है, वो है क्रिकेट। पहली बात यह है कि बाबर आजम ज़ाहिर है कि उनकी कप्तानी को डिसअपॉइंटिंग नहीं है, पर बैसियत कप्तान उनकी परफॉर्मेंस भी और अजाती परफॉर्मेंस भी ठीक है, रिजल्ट वाइज भी वो को बुरे नहीं है। दूसरी बात यह है टॉस जीत के जो हमने फैसले किए वो भी दुरुस्त नहीं थे बड़े वाइटल मैच में। फिर टीम के अंदर वो मोटिवेशन डेडिकेशन नजर नहीं आई, प्लेयरों का अनफिट हो जाना, बादशाहों का भी होना, ये सारी चीज जो अमेलगमिज्म है, आप समझते हैं कि ये अंडर कंट्रोल था टू दी टीम मैनेजमेंट और खासतौर पर जो मुखी आर था दूर से बैठ के कोचिंग कर रहे हैं, उनको टीम के हमरा होना चाहिए था बर वक्त इनपुट देने के हवाले से? देखें, मैं मुख्तसरन ये 3-4 क्वेश्चन है, मैं क्विकली इसको सम अप करता हूँ। जाहिर है वो जो डिस्टेंट कोचिंग जो है वो तो आई डोंट नो कि वो उसके पीछे क्या लॉजिक है। बिल्कुल कोच को टीम के साथ होना चाहिए और मेरा ख्याल है कि आगे अगर नहीं भी पास्ट में तो आगे ऐसा ही होगा। अभी वर्ल्ड कप आ रहा है तो इसके साथ ही होगा आई गेस कोच। अच्छा, दूसरा जो आपने बात की, ये चूंकि कंटिन्यूस वहां से बड़ा हॉट एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट है श्रीलंका का, तो वहां पे कंटिन्यूस एक पहले टेस्ट मैचेस खेलते रहे, फिर उसके बाद ये टूर्नामेंट आ गया, फिर तो इस दौरान जितने भी मैचेस हुए वही प्लेयर्स खेल रहे थे, रेस्ट थोड़ा कम था, तो वो थोड़ा ज्यादा करके ओवर एक्सर्ट करके और जो बेंच स्ट्रेंथ थी हमारी उसको गाहे बगाहे बीच में उनको एक्सपोजर मिलना चाहिए था, जो कि शायद नहीं मिल सका। दूसरी चीज जो ये है कि हमारा जो कॉम्बिनेशन है, ये मैं सवाल में जिन रहा था, ये बताया एक मैच में 4-5 तब्दीलियां कर, ये बगैर कॉम्बिनेशन के। और देखिए कि अब एक नजर आ रहा है कि जी वहां पर स्पिनर डोमिनेट कर रहे हैं, तो हमें एक रेगुलर जो मैच विनर स्पिनर चाहिए था। और जिस मैच की आप बात कर रहे हैं, और इवन वो जो श्रीलंका वाला मैच भी था, अगर आपके पास अच्छा स्पिनर होता है शादाब बिल्कुल, लेकिन वो 2 ओवर में 2 बॉलें वो ऐसी फेंकता है जिससे पूरा ओवर उसका तबाह है, और वो एक
बज़ाहिर बॉलिंग ऑलराउंडर है, लेकिन वो दोनों साइडों पर 50-50 है। तो मेरा ये ख्याल है कि एक विदाउट नेमिंग एनीवन हमारे पास बैक एंड पे इस तरह के मैच विनर्स और मिस्ट्री बॉलर्स बिल्कुल मौजूद हैं जो उस मैच की बात कर रहे हैं। अगर उसमें हमारा कॉम्बिनेशन ठीक होता तो शायद रिजल्ट डिफरेंट होता। और एक चीज और, इंडिया के साथ जब भी मैच होता है, चाहे वो ग्रुप मैच हो या कोई भी मैच हो, वो बहुत टेंस माहौल में होता है और उसमें नर्व्स बड़े स्ट्रांग होने जरूरी हैं। जो टीम भी अपने नर्व्स पे काबू रखती है वही जीतती है। उसमें एक बेसिक गलती ये हुई कि बैटिंग विकेट पे पता नहीं क्यों टॉस जीत के तो आपने उनको बैटिंग के लिए खिला दिया, तो बड़ा स्कोर करके और जो बैटिंग चेंज जो करना है वो हमेशा प्रेशर में होता है बड़े मैच में। तो मेरा ख्याल ये एक रीजन थी। फिर हमारे पास स्पिनर अच्छा नहीं था, जैसे उनका स्पिनर था वो 5 आउट कर गया। तो उस तरह का उस लेवल के हमारे पास स्पिनर मौजूद है लेकिन टीम में नहीं थे। बिल्कुल। उसामा मीर थे, अब मैंने उसामा मीर को रिसेंटली बहुत देखा ही। उसामा मीर है, अबरार है, ये जो आउटफिट। अब आज टीम का ऐलान होना है, तो आइंदा जो वर्ल्ड कप होगा उसमें भी आपसे गाहे हम गुफ्तगू करते रहेंगे। आपने जनाब बड़े अच्छे तरीके से मेरे कतरे जो सख्त सवाल थे उनके भी जवाब दिए, और आपकी जो जवाब थे उससे कुछ ना कुछ जो कंसर्न लोग हैं वो अखज कर लेंगे, जान जाएंगे, समझ जाएंगे। अगर हो सकेगा तो फिर ज़ाहिर है बहुतों के लिए बेहतरी के रास्ते भी निकल सकते हैं। जनाब तारिक कुरैशी साहब, आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त हमारे लिए निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू। ये थे जनाब तारिक कुरैशी। आज सुबह पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का ऐलान हुआ है। हम इस टीम के बारे में तवक्कुआत जो कुछ इससे वाबस्ता की जा सकती है बात करेंगे। साबिक टेस्ट क्रिकेटर जनाब शुएब मोहम्मद से। शुएब साहब बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। ओवरऑल एक अच्छी टीम का ऐलान किया गया, मेरे ख्याल में हमें पूरी उम्मीद रहना चाहिए। आप क्रिटिकली इस क्रिकेट वर्ल्ड कप में इस टीम को किस तरह का खेलता हुआ देख रहे हैं? देखिए, ओवरऑल जो यहाँ से एशिया कप में गई थी टीम, ओवरऑल अच्छी बैलेंस भी लग रही थी। इंजरीज की वजह से डिसबैलेंस हुई और फिर मेजर गलतियां जो वहाँ हुई, स्पेशली जब मैं टीवी चैनल पे था उस वक्त ही जब टॉस हुआ था, उसी वक्त अभी मैच हैड नॉट इवन स्टार्टेड, उसी वक्त मैंने पॉइंट आउट किया था कि ये डिसीजन इनका गलत है। इसी के सेकंड बारी के अंदर पाकिस्तान टीम के वनरेबिलिटीज बहुत हाई हो जाती हैं, और उसमें जब ये उसका रीजन ये है कि टेक्निकल एबिलिटी के हमारे पास प्लेयर्स इतने अच्छे नहीं है जितने दूसरी कंट्रीज के पास होते हैं यूजुअली। तो अब सिर्फ बाबर के ऊपर हमेशा आप रिलाई नहीं कर सकते, और जब ट्रिकी कंडीशन की पिचेस हों और आपकी बैटिंग के अंदर डेप्थ उस तरह से कि 20, 40, 50 रन कोई भी कर सकता है। अब जैसे कोहली ने बहुत अपनी सेंचुरी जो की उसने 40-50 रन आपके सिंगल डबल और 2-3 रन ले के की। तो ये क्लास एक्स प्लेयर जो होते हैं या वो टीमें अक्सर चाहे बैटिंग फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो तो वो जीत जाया करती हैं। तो इसलिए मेरा कहना क्या था, मैंने इसलिए डिटेल में बताया ताकि लोगों को समझ आए। T20 का बड़ी क्विक क्रिकेट है, लेकिन 50 ओवर्स बैच में भी सिंगल्स की डबल्स की बड़ी अहमियत होती है। सिर्फ हमारे प्लेयर्स नहीं जा रहे। दूसरा सवाल है जो जुबान आम भी है कि ये डिस्टेंट कोचिंग है दाबी शहर में बैठ के, आप समझते हैं इससे भी किसी हद तक सासा साजी के हवाले से, मुशाफत के हवाले से बेसरो सामान किया बाबर आजम को? देखिए, पहले जब ये डिसीजन लिया था, जब भी मेरा ये कहना था कि ये मतलब प्रैक्टिकल नहीं है क्रिकेट तो, और फिर वो लोग आके सिखा रहे हैं जिन्होंने खुद एक एक मैच खेले में। वो बैटिंग कोच है पाकिस्तान टीम के, पिछले एशिया कप के अंदर तो वो थे, अब हो सकता है रातों रात कोई और चेंजेस आ गए हों। फिर मिकी आसर जो है वहां बैठे हुए हैं। तो नेचुरली इस तरह से जब तक आप एक्चुअल ग्राउंड के ऊपर जो है, एक चीज ऐसी है कि अल्लाह ने दी है कि गट इंस्टिंक्ट सामने, आंखों के सामने जब होती है चीज, तो आपकी जो माइंडसेट है वो कुछ और बोल रहा होता है। टीवी के ऊपर बैठ के आपके अंदर से वो चीजें नहीं बाहर आ सकती। बाद दफा 11th आवर पे लेने पड़ते हैं, बाद दफा ड्यूरिंग मैच लेना पड़ता है, बाद दफा ड्यूरिंग ओवर आपको मैसेज जल्दी पहुंचाना होता है, टाइम कम होता है कि थर्ड मैन या फाइन लेग वाले को।
तो इस किस्म की बहुत सी चीजें हैं। फिर और ऑन टॉप ऑफ दैट ये जो हमारे जो क्रिकेटर, अब जैसे स्पिनिंग डिपार्टमेंट टोटली फेल रहा। हमें क्या स्पिनिंग कोच की जरूरत है? देखिए, स्पिनिंग कोच की जरूरत पाकिस्तान को डेफिनेटली इसलिए, पहले तो पीसीबी को है। स्पिनिंग कोच पीसीबी को समझना चाहिए कि 20 ओवर्स के स्टार या उस तरह की क्रिकेट बार बार खिला खिला के उनको स्टार तो बना देते हैं, लेकिन ये कि फिर वो एक चीज पक जाती है। इंसान है, एक स्टाइल आपका वॉक का जो है, जो आप बचपन से चलते हैं वही आपका वो स्टाइल ऑफ वॉक बन जाता है, उठने बैठने का। इसी तरह बॉलिंग के अंदर भी स्टाइल आपका एक डेवलप हो जाता है, और उसके अंदर अगर वो करेक्ट ना हो, मिसाल के तौर पे, तो वो चीज फिर आपको हार्ड हिट करती है, नुकसान होता है। बाज विकेटें जहां दुनिया के दूसरे बॉलर्स उसी एशिया कप के मैचेस में बड़े बड़े टर्न कर रहे हैं, हमारे स्पिनर छोटा टर्न कर रहे हैं। तो आप समझते हैं कि कुछ ऐसे प्लेयर्स तजवीज कीजिए जो हमारी टीम का एक जुज्वे लाजक होने चाहिए, जिनको भी कंसिडर किया जाना चाहिए था। देखिए, सबसे बड़ी गलती तो बोर्ड ने ये की कि जो अबरार है मिस्ट्री स्पिनर, उसको लेके जाना चाहिए था वहां, और वो उन विकेटों के ऊपर ही वुड हैव प्लेड हैवक, और मोस्ट डेफिनेटली वो वहां उन विकेटों के ऊपर बड़ा कामयाब होता बनिस्बत अपने कुछ फेवरेट प्लेयर्स लेके जाने के। जो प्लेयर टेस्ट क्रिकेट के अंदर आपका स्टार हो, जो T20 के अंदर खेल रहा और परफॉर्मर हो, तो 50 ओवर जो के बीच का फॉर्मेट है उसमें कैसे नहीं हुआ? अगर कोई टेस्ट कर रहा है तो नेचुरली वो विकेट ले रहा है, तो फ्लाइट भी कर रहा है, बैट्समैनों को अपने रिसीव भी कर रहा है फ्लाइट में, टर्न में, और T20 में फ्लैटर थ्रू द एयर भी कर रहा है, वरना फ्लाइटें करता रहेगा तो वहां वो मार पड़ेगी। तो उसको आर्ट ऑफ बॉलिंग जो है, फाइन आर्ट ऑफ बॉलिंग के ट्रिक्स जो है, प्लॉयज हैं, जो पता है, तो 50-50 ओवर में उसको आपने माइनस कर दिया। तो ये इलॉजिकल बात है, समझ ना आने वाली। जरा पेशगोई कर दीजिए 4 सेमीफाइनलिस्ट की। मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान का भी हिस्सा हो सेमीफाइनल में, बाकी वरना इंडिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड डेफिनेटली बहुत अच्छी टीम है मेरी नजर। बहुत शुक्रिया जनाब मोहम्मद साहब। ये थे जनाब शोएब मोहम्मद। आपके इल्म में होगा कि पाकिस्तान में जो वेटरन क्रिकेटर्स हैं उनकी एक बड़ी मुस्तनद और बड़ी शानदार तंजीम है, जो एक मौका फराहम करती है उन खिलाड़ियों को जो उम्र सीधा तो नहीं लेकिन 40 बरस से ऊपर की एज पे चले जाते हैं या उससे और आगे भी चले जाते हैं। ये एक बाकायदा तंजीम है जिसको वेटरन क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। मेरा भी बराह रास्त तो नहीं, बिलवासा तौर पर इस तंजीम के साथ ताल्लुक है। आशिक कुरैशी मरहूम जब थे इसके रुआ थे लाहौर में, तो उनके जरिए कुछ प्रोग्राम को मैं जाता था, बहुत अच्छा लगता था। भारत से भी कुछ लोग आते थे, और यहाँ पर एक से बढ़कर एक जो क्रिकेट का ऑर्गेनाइजर है, साबिक क्रिकेटर है, वो इस तंजीम के साथ मुंसलिक है। फवाद इजाज खान साहब जो हैं वो ज़ाहिर के इसके रुआ हैं, जबकि लाहौर से ताल्लुक रखने वाले साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर आमिर इलियास भट्ट इसके CEO हैं। आमिर इलियास भट्ट जो हैं, इनकी जाती तौर पर मेरे से वाबस्तगी इतनी पुरानी है कि 70 की दहाई में, लेट 70s पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अंडर 17 टीम बनाई, और इसमें ये भी उस टीम का हिस्सा थे। और दूसरे जो LRCA के आजकल जो प्रेसिडेंट हैं नदीम चुनी जिन्हें हम कहते हैं, वो भी इसका हिस्सा थे। आमिर इलियास भट्ट बहुत अच्छे क्रिकेटर थे और हैं भी, और ये एक इनका ताल्लुक एक सनत से है। ये गिवर, इनका जाती कोई एजेंडा नहीं होता, लेकिन ये क्रिकेट की खिदमत करते रहते हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं वो इसलिए कि पाकिस्तान में आजकल वेटरन क्रिकेट वर्ल्ड कप खेला जा रहा है, और ये 19 तारीख को शुरू हुआ और ये 2 नवंबर तक जारी रहेगा। इसके मैच जो है इनको काफी तशरीफ मिल रही है, ये टेलीवाइज भी हो रहे हैं, और आमिर इलियास भट्ट हमें हर जगह नजर आते हैं। ये इस वक्त लाइन पर भी है। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एक तो मुबारकबाद आपको, ये बड़ी अच्छी बात है कि एक्टिविटी हो रही है पाकिस्तान में हर जगह, और ये एक बड़ी एक्टिविटी है। जरा टीमों के बारे में बताइए, ये तो 8 के करीब टीमें हैं, ये कैसे आपने इतने वसाइल पैदा कर लिए, और बड़ा अच्छा मैसेज आ रहा है कि पाकिस्तान एक बड़ा इवेंट करा सकता है इस तरह का भी, जिसमें
मार्केटिंग के एस्पेक्ट इतने ब्राइट नहीं है, मनी इज नॉट पोरिंग इन, लेकिन स्टिल यू आर डूइंग इट। देखिए जी, ये ओवर 50 वर्ल्ड कप फर्स्ट टाइम हो रहा है यहाँ पे पाकिस्तान में, और ये एक बहुत अच्छी मैसेज आ रहा है कि पाकिस्तान में हर चीज सिक्योर है। देखिए 7 टीमें बाहर से आई हुई हैं, तो वो इसीलिए आई हैं, और उसमें अफवाज जैसा का बहुत हाथ है। उन्होंने बहुत मेहनत की और सारी टीम ने बहुत मेहनत की इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने के लिए। इसको देखे टेलीवाइज जियो पे लाइव भी आ रहे हैं। उसके बाद सारी टीमें पीसी होटल में ठहरी और सारे एंजॉय कर रहे हैं इसका। ये सिलसिला ओवर 50 का भी वर्ल्ड कप हुआ है, दो दफा हो चुका है। ओवर 60 का भी वर्ल्ड कप हुआ है जो लास्ट ईयर पाकिस्तान ने जीता था। जी अच्छा आमिर, मैं जहां तक मुझे आपका बचपना और अपना भी बचपना याद है, मैं नहीं समझता था कि आप इस किस्म के संजीदा काम भी करेंगे। तो ये आपके जहन में इस तंजीम के अंदर आकर एक पार्ट प्ले करने का ख्याल कैसे आया? तो ये आपके क्या इरादे थे कि ये क्यों इतना जरूरी है हमारी क्रिकेट के लिए? सर इसमें बात यह है कि अल्लाह जनरल रिसीव करे आशिक हुसैन कुरैशी को। ये पौधा उन्हीं का लगाया हुआ था, हम तो उनकी शाखें थी। अल्लाह ने जन्नत फिरदौस में जगह ता फरमाई, वो हमें छोड़ के चले गए। उसके बाद सारा ये सिलसिला चला। मुझे बचपन से क्रिकेट खेलने का शौक था, इंतहा का शौक था। अनफॉर्चुनेटली मैं ऊपर नहीं जा सका कोई सर्कमस्टांसेस की वजह से, तो इसलिए उसके बाद आशिक भाई के मिशन को लेके हम आगे चल रहे हैं। उन्हीं की सारा ये काविशात है कि मतलब उन्होंने ये सारा कुछ किया कि ये ओवर 40 भी जो है ये घर बैठे बेकार ना हो जाए। इनकी एक तो माली में इमदाद भी हो जाती है और ग्राउंड्स में आके ये हैप्पी भी रहते हैं और इनकी हेल्थ भी अच्छी रहती है। जरा बताइए कि वो कौन कौन से ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो खास अट्रैक्शन है फॉर द टीवी व्यूअर्स एंड दोज हु आर वाचिंग दिस मैच व्हाइल सिटिंग विद इन द स्टेडियम प्रीमिसेस? देखिए इसमें मिसबाउल हक भी खेलने आके अनफॉर्चुनेटली उन्हें जाना पड़ गया है। इसमें शायद अफरीदी में भी खेलना था, अब्दुल रज़ाक में भी खेलना था, अभी समी खेल रहे हैं, हसन रजा खेल रहे हैं, और बाकी जितने भी ऑलमोस्ट प्लेयर्स हैं तकरीबन 70 फर्स्ट क्लास मैचेस खेल चुके हैं। हमें सारे नामी ग्रामी प्लेयर्स इसमें खेल रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे फवाद साहब आपने जिक्र किया, वो तो लगता है कि वो इसी काम के लिए पैदा हुआ। आशिक का जिक्र किया, वो लगते थे कि वो इसी काम के लिए पैदा हुआ। आपको देख के लगता है कि आप शायद यही काम करने के लिए पैदा हुए। ये तो अल्लाह की मेहरबानी, इंसान को चुनता है कि इस मिशन को हम आगे लेके चले। लेकिन और भी काफी लोग हैं माशाल्लाह जो लोग हमें स्पॉन्सर भी करते हैं, तो इस बार ही काफी स्पॉन्सरशिप मिली है। अदरवाइज तो पहले तो सारा कुछ हमें अपनी एसोसिएशन ही जेब में से करती थी या इधर उधर से कर लेते थे, लेकिन माशाल्लाह इस दफा हमें स्पॉन्सरशिप साथ में ली है और इसलिए ये टूर्नामेंट बड़ा कामयाब जा रहा है। इसमें नहीं मतलब रिकॉग्नाइज करता, लेकिन इस दफा बोर्ड ने भी हमें ये नेशनल स्टेडियम फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है। जबकि कायदे ट्रॉफी के भी मैचेस चल रहे हैं, लेकिन ये बोर्ड की जकाशिया साहब की बहुत मेहरबानी है कि उन्हें हमें फ्री ऑफ कॉस्ट स्टेडियम दिया। ग्लोबली जो फिनोमेना है ओवर 40 ओवर 50 का, इसमें किन मुल्कों के जो कंपैरेटिवली ओल्ड क्रिकेटर्स हैं वो अच्छा खेल रहे हैं या जिनमें दम कम है या दिलचस्पी है? सारी बहुत अच्छा खेल रहे हैं। मतलब देखिए ना, आफ्टर ये भी जो 22 से टीमें आई हैं भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं। ये भी सारे फर्स्ट क्लास खेले हुए हैं और ये एक्चुअली वहां पे खेलते ही रहते हैं ऑलरेडी। ये इंग्लैंड में तो तकरीबन 60 साल की कोई 40 से 50 टीमें हैं और कोई 70-80 ओवर 50 की हैं और 40। ये तो उधर लाजमी है इंग्लैंड में कि हर क्लब को एक ओवर 40, 50, 60 टीम बनानी पड़ती है। तो इंशाल्लाह हम इसमें अब ये नेक्स्ट टाइम जब करवाएंगे इसको T20 करवाएंगे, क्योंकि 45 ओवर इज टू मच। इसको हम T20 करवाएंगे और उसमें एक रिस्ट्रिक्शन रखेंगे कि 2 टेस्ट प्लेयर्स आपने जरूर हर टीम में लेके आने हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, दूसरा मुझे याद है कि इंडिया से प्लेयर्स आते थे, जो उनकी एक बेढंगी चाल है ऊपर की सतह पर जो एशिया कप में उन्होंने किया। अब ये जो क्रिकेटर्स के तो आपस में मैंने देखा कोई इख्तलाफ नहीं है, प्यार मोहब्बत है। अजहरुद्दीन आए थे, उनकी मिसेज भी आई थी जो एक्ट्रेस थी संगीता बजलानी, और बड़ा अच्छा आपने लाहौर में डिनर भी किया। सब बड़े खुश थे मिलके एक दूसरे से। बेहतरीन इंतजाम आपने हमेशा किए। इंडिया ने सारा काम खराब किया। इंडिया ने मतलब आना था, लेकिन अभी लास्ट मोमेंट उन्होंने भी इनकार किया और बाकी टीम्स को भी, इंग्लैंड ने भी आना था, साउथ अफ्रीका में भी आना था। इंडिया हर जगह लॉबी अपनी चला रहा है और अब उन्होंने एक टूर्नामेंट में भी इंग्लैंड में शुरू करवा दिया, जिसकी वजह से अफरीदी साहब, मिसबा भाई और रज़ाक भाई ये सारे चले गए और हमारी टीम को काफी सेटबैक हुआ है। और हमारे 9 प्लेयर्स ऐसे हैं कि जो इस वक्त थाईलैंड ट्रॉफी में हैं, उसकी वजह से भी काफी सेटबैक मिला है। अदरवाइज पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छी और बनी थी। ये तो मुश्किलात आती रहती हैं। आई होप अमर यास भट्ट साहब कि
कि जिस तरीके से आप बढ़ रहे हैं आप ग्रेटर हाइट्स तक पहुंचेंगे। यही काम जारी रखिए और इसी नीयत से काम करते चले जाएं, तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ी शानदार एक्टिविटी होगी। आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आमिर इलियास भट्ट साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान की 5 की टेबल टेनिस की टीम एशियन गेम्स में शिरकत के लिए हांगझो चाइना रवाना हो गई है। इस टीम की कारकर्दगी और जो एक शमूलियत है वो यकीनन टेबल टेनिस के हवाले से एक नेक शकून है। हम इस टीम के पोटेंशियल के बारे में और इसकी मतवक्को कारकर्दगी के बारे में एक छोटा सा एक जायजा पेश करते हैं। और हमारे साथ है मसूद अली जो कि इस टीम के साथ बहसियत कोच जा रहे हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइए कि जो हमारी 3 फीमेल हैं और 2 मेल हैं इसमें जो प्लेयर्स हैं, क्या आप उनसे तवक्को कर रहे हैं और जो मद्दे मुकाबिल जो टीमें होंगी उनकी स्ट्रेंथ कैसी है और हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं टू स्टार्ट विद? उनमें बाकी टीम्स तो बड़ी मतलब वेल परफॉर्म्ड हैं क्योंकि उनके कैंप्स लगे हुए हैं 1 साल से। तो हमारा तो पीएसबी ने कोई कैंप हमें अलाउड नहीं किया, तो हमने अपने तौर पे फेडरेशन ने 1 माह का कैंप लगाया था लाहौर में, तो उसकी प्रिपरेशन की है। उसमें वुमेन की टीम इवेंट में पार्टिसिपेट कर रही है। और हमारे जो आप सुन के हैरान होंगे कि जो नए टीम के जो मेंबर्स हैं वो 2 बच्चे अंडर 18 बच्चे हैं, बच्चियां हैं और 1 अंडर 19 है। मतलब इन्होंने अपने जो सीनियर प्लेयर्स को हरा के अपनी एक रैंकिंग अच्छी बनाई और ये यंगस्टर हैं। हमारे मुकाबले में इंडिया, जापान, कोरिया, चाइना, इनकी टीमें बहुत अच्छी हैं और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये कुछ परफॉर्म करेंगे और इनको एक अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। हो सकता है कि किसी मिक्स डबल या डबल्स में जो है ना कोई कारकर्दगी अच्छी दिखा सके। अब इसमें मुझे फेडरेशन के अहमद मलिक साहब को जानता हूँ या मैं इरफानुल्लाह खान साहब को जानता हूँ, ये तो बड़े लोग हैं, दिलो जान से चाहते हैं कि खेल की प्रमोशन हो। 5 खिलाड़ी, एक आप कोच हो गए और आपके साथ इरफानुल्लाह खान मैनेजर, वो हेड कोच मैनेजर है। इरफानुल्लाह खान साहब का भी एक नाम है। ये दूसरे ममालिक होते हैं, इनकी स्ट्रेंथ कितनी होती है आमतौर पर जो कि टेबल टेनिस में जरा हमसे आगे हैं? जी उनमें टीम की स्ट्रेंथ जो है ना, एक टीम की कम से कम 5 प्लेयर होते हैं या मैक्सिमम 6 प्लेयर होते हैं। जो टेबल जो टीम होती है ना टेबल टेनिस की वो होती है। तो हमारे क्योंकि पीएसबी ने स्पॉन्सर नहीं किया तो ये फेडरेशन और कुछ पेरेंट्स ने मतलब उसको स्पॉन्सर कर रहे हैं, अपने तौर पे जा रहे हैं। तो पाकिस्तान पीएसबी ने टेबल टेनिस को स्पॉन्सर नहीं किया, इस वजह से जो है ना वो हमारी मेल की टीम तो टीम इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी, वो सिर्फ डबल्स और सिंगल्स में पार्टिसिपेट करेंगे। और वुमेन की टीम जो है वो 3 प्लेयर पूरे हैं तो वो जो है ना टीम इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। कम मायगी का एहसास होता है कि जो एक स्पोर्ट्स का इदारा है वो जो ग्रांट्स को मिलनी चाहिए, जो मदद मिलनी चाहिए, वो किसी की प्रायोरिटीज नहीं है। इन हालात में जो नौजवान जा रहे हैं, अल्लाह करे कि वो पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएं। हमें यही उम्मीद, हमें विश्व रहना चाहिए। आप क्या समझते हैं कि एशिया के सतह पर हमारे हालात ऐसे चल रहे हैं? बाकी स्पोर्ट्स में भी अजीब किस्म की सिचुएशन है जो कि गैर तसल्ली बख्श है, बल्कि मायूसकुन है। कुछ मसाइल तो नहीं होंगे माली या इंतजामी? नहीं, अभी तक तो मतलब अहमद मलिक साहब और खान साहब उन्होंने बड़ा अच्छा इसको किया। माली का तो अभी कोई इशू नहीं है क्योंकि इन्होंने अपने तौर पे किए क्योंकि पीएसबी ने नहीं किया था। और बाकी इंशाल्लाह जो है ना वो कैंप भी फेडरेशन ने अपने तौर पे लगाया था, उसको किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया। तो उम्मीद तो है कि इंशाल्लाह वहां पर ऐसा इशू नहीं आएगा। इसमें अब जब आप वापस आएंगे फिर आपसे बात करूंगा, लेकिन मेरी तरफ से इस लिहाज से या हमारे सुनने वाले हैं आपको एक मुबारकबाद है कि आपने अपनी वो जो सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन है, अपना जो वजूद है पाकिस्तान टेबल टेनिस फेडरेशन ने वो बरकरार रखा है और विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम स्पोर्ट्स मैगजीन का वक्त खत्म होता है। मेजबान राजा असद अली खान को इजाजत दीजिए। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर थे सैयद जावेद शाह, जबकि इस ब्रॉडकास्ट के मुंसबिल आला थे जनाब जावेद अख्तर।